वो आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूँ जी, आप समझ लीजिएगा, इंतहाई आसान तरीका है। ठीक है, और आपको भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह, और जब भी क्वेश्चन आ जाए आप फौरन उसे सॉल्व कर लेंगे। मेथड ये है जी कि आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के ऊपर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर डॉट है, और कौन से नंबर पे डॉट है? वो सिर्फ 7 के ऊपर डॉट है। आपने वो नंबर लिख लेना है, 7। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में उतने 9 लिख देने हैं जितने भी नंबर आपने ऊपर लिखे हैं। यानी 7 एक डिजिट है तो नीचे एक 9 आ जाएगी, 2 डिजिट है तो 2 9 आ जाएंगे, 3 डिजिट है तो 3 9 आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी, ये मैंने क्या कहा? ठीक है जी, तो यही आंसर है आपका, बस 7/9 इज योर आंसर। अब आप नेक्स्ट का मुझे बताएंगे, चलिए ये मैं कर देता हूँ, ये है 27/9 9। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 9 फिर क्या आएगा जी? यहाँ 33, स्टिल ये 3 पे डिवाइड होते हैं, ऐसे ही जी। 3 पे डिवाइड करें, 3 3 और ये 3 11, तो एक्चुअल इसका आंसर जो है वो 3/11 आएगा, या 9 पे डायरेक्ट भी डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 27/9 9 इज नथिंग बट 3/11। इज इट क्लियर जी? अब आप बताएंगे जी इसका आंसर क्या होगा 0.259 का? 259999। ठीक है जी, और लास्ट वाला है 159 डिवाइडेड बाई 999। ये इनके आंसर आ गए। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें कुछ नंबर के ऊपर डॉट होगा और कुछ के ऊपर डॉट नहीं होगा, तो परेशानी की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। उसमें क्या करना है, देखिए 1.34 डॉट डॉट 1 को सेपरेट कर लें और 34 को सेपरेट कर लें। अब 1 के ऊपर डॉट नहीं है, कोई मसला नहीं है, जिसके ऊपर डॉट है उस पर फिर यही मेथड अप्लाई कर दें। अब एलसीएम लेके ऐड कर दें, ये आंसर आ गया आपका 133/99। क्यों जी, नहीं समझ आई बात? चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 1.53। इसको लिखेंगे 1 + 0.53 डॉट डॉट, ये बनेगा 1 + 53/99। एलसीएम लेके ऐड करें, ये हो जाएगा 152/99। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तीसरा स्टाइल ये है कि 1.147। अब ये 47 पे डॉट है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि पॉइंट के फौरन बाद डॉट वाला नंबर स्टार्ट हो जाता था सारे क्वेश्चन में। अब ऐसा नहीं है, पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसपे डॉट नहीं है, फिर दो नंबर हैं जिनके ऊपर डॉट है। तो पहला स्टेप तो ये है कि जिन पे डॉट नहीं है उन नंबर्स को आप सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है जी, अब ये चूंकि रेकरिंग है ही नहीं तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे 11/10। अब ये रेकरिंग है, तो कितने नंबर के ऊपर डॉट है? 4 और 7 पे। कितने 9 आएंगे? 2 ही 9 आएंगे, लेकिन ये डॉट वाले नंबर और डेसिमल के बाद एक जीरो भी आ रहा है, ये जीरो आपने 9 के आगे लगा देना। जितने भी जीरो हो वो 9 के आगे लगा दें। अब इसको आप एलसीएम लेके ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए इसी लेवल का एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इसी टाइप का। ये है जी 0.2715, और 1 और 5 पे डॉट है। तो पहले स्टेप में आप यूं लिखेंगे 0.27 प्लस 0.0015, 1 और 5 पे डॉट है। ठीक है जी, तो 0.27 को हम लिखेंगे 27/100, और 0.15 को लिखेंगे 15/9900, क्योंकि डेसिमल के बाद दो जीरो है। क्यों जी, समझ आ गई ये बात की कि नहीं है? आगे। ठीक है, बस यही स्टाइल है, इसको आपने फॉलो करना है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो फौरन आप कन्वर्ट कर लेंगे वुल्गर फ्रैक्शन, या जिसे हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। अगला हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनिक
सीक्वेंस, या इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस whose reciprocal is arithmetic progression, यानी जिसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। इसका अपना जाती कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, nth टर्म का यानी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस आपको गिवन होती है उससे पहले हम एपी बनाते हैं, एपी में सॉल्व करके जो आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो फिर दोबारा एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है जी कि फाइंड करें 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो ये है जी 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 3, 5, 7 एंड सो ऑन इज एपी। अब चूंकि 9th टर्म बहुत दूर नहीं है और 2 का डिफरेंस है, 3 + 5 2, 2 + 5 + 2 7, 7 के बाद क्या आएगा जी 9 आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, बोलेंगे अगली टर्म क्या आएगी 15 आ जाएगी, फिर 17, फिर 19, फिर 21। 9 पूरी होगी कि नहीं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9th टर्म एपी में क्या है 19 है, तो एचपी में जाके ये क्या हो जाएगी 1/19 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। लेकिन अगर टर्म बहुत बड़ी हो जिसको हम डायरेक्टली ऐसे हैंडल ना कर सकते हो तो फिर आप एपी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जी जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कर चुके हैं, यहाँ पे करते हैं। वो कहते हैं जी कि A7 जो है वो 1/3 है एंड A10 जो है दैट इज 5/21 ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड A40। तो आप क्या करेंगे, इस सारे डाटा को ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, एपी में। एपी में A7 क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगी। A10 क्या हो जाएगा, वो 21/5 हो जाएगा। अब आप पहले A14 फाइंड कर लें एपी में। इसको डी कंप्यूट करने का शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ, ये है 7th टर्म, ये है 10th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस लें, 3 इसके साथ डी लिखें, इक्वल कर दें इनकी वैल्यूज का डिफरेंस, यानी 21/5 - 3। 5 × 3 ये बनता है जी 15, 21 - 15 तो ये आ गया 6/5। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 2/5। अब आपने A14 निकालना है, तो A10 इसकी नियरेस्ट टर्म है, तो A10 में कितने डी ऐड करें जी कि A14 बन जाए, ये बता चुका हूँ आपको मैं, 4D। वेरी गुड, ठीक है जी। तो इसकी जगह आ गया 21/5 + 4D, तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये टर्म आ गई 29/5। लेकिन ये 14th टर्म है किसमें, एपी में, तो ये जी एचपी में जाके क्या हो जाएगी 5/20। ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर कि एचपी के क्वेश्चन को आपने किस तरह से हैंडल करना। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हार्मोनिक मीन क्या चीज होती है। हार्मोनिक मीन जो है इसका जाती फार्मूला है, ठीक है जी, HM ऑफ ए एंड बी। अगर आपको दो नंबर ए और बी दिए हुए हैं तो इनका हार्मोनिक मीन आप डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं 2AB/A+BC। ये इसका फार्मूला है कि 2AB डिवाइडेड बाई A+B आप हार्मोनिक मीन जो है वो कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। पहले इसका एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है उनकी तरफ हम जाएंगे। पहला सिंपल और सादा सा क्वेश्चन ये है जी कि अगर आपको दो नंबर दिए हों और कहा जाए कि इनका हार्मोनिक मीन फाइंड कर दें। लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूं जी -2 और दूसरा नंबर ले लेता हूं 6, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, ये होगा 2 × 2 × 6/2 + 6। तो 6 × 2 12, 12 × 2 24/8, तो 3 इनका हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखिए जी, अगर वो कहता है
कि अल्फा बीटा गैमा आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन देयर हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मीन हम मिडिल नंबर को कहते हैं। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका मिडिल नंबर हार्मोनिक मीन होगी। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो मिडिल नंबर ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर ये हार्मोनिक सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मिडिल नंबर जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, जरा इनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। सर एक मिनट एक पिछली साइड दिखा देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वो डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि उसने ये जनरलाइज्ड बात की है। ठीक है, तो आप इसको, अगर वो कहता है इसका अरिथमेटिक मीन निकालें तो पहले हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, वो बनेगी 1/अल्फा 1/बीटा 1/गैमा। नाउ यू आर राइट, 1/बीटा इसकी अरिथमेटिक मीन होगा, लेकिन ये जनरलाइज्ड है। ठीक है, इसलिए जरा केयरफुल रहना है, आपने उसको जनरलाइज्ड को स्पेसिफिक के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है जी। क्वेश्चन है जी, वो कहता है कि फाइंड करें, लेट्स से जी 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/4 एंड 1/24। आप क्या करेंगे जी? आप कहते हैं जी हार्मोनिक मीन तो हम फाइंड नहीं कर सकते, हम 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 4 एंड 24। ठीक है जी, क्या किया बोला मैंने, रेसिप्रोकल ले लिया ना। 4 इसकी फर्स्ट टर्म है, 24 इसकी सेवंथ टर्म होगी। 7 - 1 6D इज इक्वल टू 24 - 4, तो ये आ गया 20। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 20/6, या आप कह सकते हैं 10/3। तो 4 में जब आप 10/3 ऐड करेंगे तो पहला अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आएगा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन? 4 + 10/3, 12 × 10 ये हो जाएगा 22/3। दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या आएगा जी? 22/3 में फिर 10/3 ऐड कर दें तो वो बनेगा 32/3। ठीक है जी, थर्ड अरिथमेटिक मीन बताइए जी क्या आएगा? 42/3। फोर्थ क्या आएगा? 52/3। और फिफ्थ क्या आएगा? 62/3। ठीक है, लेकिन ये अरिथमेटिक है। इन सब के रेसिप्रोकल ले लें तो ये सारे हार्मोनिक बन जाएंगे, यानी हार्मोनिक मीन ये बनेंगे 3/22। ठीक है जी, 3/32, 3/42, 3 क्या आएगा जी नेक्स्ट बोलिए? 52, 3/62। अब अगर ये चेक करना हो कि आपने इसको सही किया है कि नहीं किया तो अगला नंबर लिख लें। ठीक है, 10/3 ऐड करें तो ये बनेगा 3/72। तो देखिए 3/72 1/24 बनता है कि नहीं बनता? तो इसका मतलब है कि ये 5 आंसर हमने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड किए हैं, सॉरी हार्मोनिक मीन जो फाइंड किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हार्मोनिक मीन को डील करना हो तो उसे अरिथमेटिक बना के हम डील कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखिएगा कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या अगर इन्हें यूं लिखें, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मीन दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई सी भी दो नंबर के अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। दूसरा की पॉइंट, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक हमेशा अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है, लेकिन अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी अरिथमेटिक सबसे छोटा, ज्योमेट्रिक उससे छोटा, और फिर सॉरी हार्मोनिक सबसे बड़ा हो जाता है अगर नंबर जो है वो क्या हो, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है जी, अब इनको कई डिफरेंट एंगल से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दो नंबर के, मैं कहूँ जी कि दो नंबर हैं, उनका हार्मोनिक मीन जो है वो 4 है और उनका अरिथमेटिक मीन 9/2 है, तो बताएं उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इसके लिए एक हमारे पास रिलेशन है कि ज्योमेट्रिक मीन G²
ऑलवेज इक्वल होता है ए डॉट एच के। तो आप लिखेंगे कि जी स्केयर इज इक्वल टू ए डॉट एच। ए है 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो ये 2 से कैंसिल, तो ये 18। तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18। ये इन दोनों नंबर्स को, वो जो भी दो नंबर है, नंबर हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड कर लिया। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं? जी सर। ठीक है, चलिए एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं, मैं फिर उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अगर वो आपसे कहे कि इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो दिस मीन्स बी माइनस ए इक्वल होगा सी माइनस बी के, यानी कॉमन डिफरेंस आपने सेम पुट कर देना है। यही बात अगर वो कहे कि ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप बी को ए पे डिवाइड करके पुट कर देंगे सी को बी से डिवाइड करके, जो भी रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर वो कहे कि ए बी सी जो है दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आप इन तीनों का लिखेंगे रेसिप्रोकल और आप कहेंगे दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर उनके ऊपर आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, वो आपसे कहता है जी कि इफ 1/x 1/2x+1 and 1/4x-1 are in harmonic progression, then find x। x फाइंड करें, क्या होगा? अब ये चूंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम इनके रेसिप्रोकल लिख लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा जी? x, इसका क्या होगा 2x+1, थर्ड का 4x-1, एंड दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मुझे समझ आई ये बात, मैंने जो बिल्कुल ऊपर लिखी थी कि कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दिया। अब ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा x+1, इधर आ जाएगा हमारे पास 4x-1 माइनस 2x-1। चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी, क्या बनता है? ये बनेगा x+1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x इज 2x, -1 और -1 हो जाएगा -2। ठीक है जी, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है जी, अब ऊपर मैं आंसर लिख रहा हूँ जी, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ ऑप्शन कौन सी ट्रू होगी? x इज 3, x 1/3, x -3, या फिर x -1/3? जी 1/3। 1/3। बस यही इसमें गड़बड़ है इस पूरे क्वेश्चन में। आपने x क्या फाइंड किया? x क्या फाइंड किया है? 3। 3। तो ये ऊपर जाके 1/3 कैसे हो गया? हार्मोनिक। ओके सर, बाकी सब हार्मोनिक में टर्म ने रेसिप्रोकल होना है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म रेसिप्रोकल होती है। ये क्या x हार्मोनिक की टर्म है? नहीं समझी बात? सर। हाँ, x तो आपने एक वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली है, वो इधर भी वही है, वो ऊपर जाके भी वही हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझी बात? आपने तो x फाइंड की है ना बेटा, आपने कोई टर्म नहीं फाइंड की। हाँ, आप इसकी कोई टर्म फाइंड करते, आप कहते ये 20th टर्म है एपी की, वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होनी थी। अल्फा बीटा गैमा एक्स वाई जेड एबीसी ने रेसिप्रोकल नहीं होना ऊपर जाके, वो तो आपने जो कंडीशन फाइंड कर ली है बस वही ठीक है। दैट इज योर आंसर। समझ आई बात की कि नहीं? तो x 3 ही रहेगा। यस सर। x अगर इधर 3 है तो उधर भी 3 है, क्योंकि आप फाइंड x कर रहे हैं, आप कोई टर्म नहीं फाइंड कर रहे। ठीक है, इज इट क्लियर? नहीं यस समझ आई वो? चलो, तो बी केयरफुल, बस इस चीज का ख्याल रखना आप। ठीक है,
चलो जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये तो हो गया खत्म। एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 16 में और सॉरी चैप्टर 6 में, उसको डिस्कस करते हैं, और वो है जी कि सिग्मा नोटेशन क्या चीज होती है। ठीक है, इसको सिग्मा नोटेशन भी कहते हैं या इसको समेशन भी कहते हैं। मैं आपको इसके की पॉइंट बताऊंगा जी, साथ साथ फिर इसके यूजेस देखें। सिग्मा नोटेशन ये होती है जी, यहाँ पे लिखा होता है सिग्मा इस तरह से, यहाँ हम लिखते हैं जी n इज इक्वल टू, यानी n यहाँ से शुरू होगा और एंड पे, यानी यहाँ लेट्स मैं लिख देता हूँ t के यहाँ पे खत्म होगा, और t यहाँ पे मैं n की कोई वैल्यू डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से n स्क्वायर, इसका मतलब आप फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1 स्क्वायर, फिर आप सेकंड वैल्यू लेंगे 2 स्क्वायर, हमेशा 1 का इंक्रीमेंट लगाना है, ये सिग्मा की प्रॉपर्टी है। फिर लिखेंगे 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, आपने लास्ट नंबर ये ऊपर जो लिमिट लिखी होगी वो लिखना होता है, यानी टी स्क्वायर। अगर टी की जगह 10 लिखा है तो हम लिख देंगे 10 स्क्वायर, टी की जगह 100 लिखा है तो हम लिख देंगे 100 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी वही वैल्यू आप हर नंबर के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इसको हम सिग्मा नोटेशन कहते हैं कि ये इस तरह से वर्क करता है। सिग्मा नोटेशन के 3 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, लेकिन इसकी एक आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम उस आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। वो आइडेंटिटी ये है जी, जैसे आपकी बुक में लिखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ लिखा हो k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m। अब इसके ऊपर आपने सिग्मा अप्लाई करना है तो ये n पावर m के इक्वल होता है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ जी, ये यूटी के पेपर में अभी तक सिर्फ एक दफा इसका क्वेश्चन आया है जी, k इज इक्वल टू 1 टू 10 k क्यूब माइनस k माइनस 1 क्यूब किसके इक्वल होगा। तो देखें, आप अगर गौर करें तो ये n जो है ये बेस में आएगा, तो यहाँ n की जगह 10 लिखा हुआ है तो हम बेस में 10 लिखेंगे। पावर में ये वाला नंबर आना है ये m, शर्त ये है कि दोनों नंबर सेम होंगे, तो 10 क्यूब, तो इसका आंसर बनेगा 1000। ठीक है, ये इस आइडेंटिटी को यूज करने का मैंने आपको तरीका बताया है। अपनी बुक के पेज नंबर 226 पे देखिएगा, ये आइडेंटिटी मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। सिग्मा का हमारे पास एक और प्रिंसिपल है कि अगर लिखा हो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू, लेट से यहाँ n लिखा है, ठीक है, और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है, k नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर है, लेट से मैं लिखता हूँ कि 1 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, वो यहाँ जो नंबर लिखा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 1 ना हो, जैसे k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ 2 लिखा है, तो फिर ये 2 इंटू n हो जाएगा। समझ आ रही है बात की। और इसी तरह से अगर ये है k इज इक्वल टू 1 टू, लेट से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक यहाँ पे लिखा है 40 और यहाँ लिखा है 3, तो इसका आंसर होगा इस 40 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 40, यानी 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो इस नोटेशन को समझ लें कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, कांस्टेंट के लिए। लेकिन अगर इसमें वेरिएबल आ जाए, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ सिर्फ k लिखा हो, इसका मतलब है k की वैल्यू पहले आप 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और लास्ट वैल्यू आप k की लेंगे n। ठीक है जी, और ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसको हम एक और तरह से भी पढ़ते हैं, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि बेसिकली ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को आज दोबारा करते हैं। वो आपसे कहे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 100 तक सारे नेचुरल नंबर को ऐड करें। ठीक है, तो ये हमने जो फार्मूला पढ़ा है ये यही है कि अगर आपने 1 से लेकर n तक कुछ भी नेचुरल नंबर को ऐड करना हो तो n की जगह वो नेचुरल नंबर पुट कर दो। तो देखिए हमारा आंसर ये आ जाएगा
100 into 101 over 2, this is equal to 50 into 101, this is equal to 50-50। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. हाँ जी, इसका सेकंड की पॉइंट देखिए, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ के स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब है कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे हम क्या, बेसिकली है ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी अगर आपने नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है जी, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर वो आपसे कहे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक नंबर्स को ऐड करें, यानी इस तरह से 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 अप टू 100 तक ऐड करें, तो आपने क्या करना है, आप 10 तक जा रहे हैं ना, तो इस फार्मूला में n की जगह 10 पुट कर दें। ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 ओवर 6। तो 3 2s आर 3 7s आर 2 5s आर, ये हो गया 55 इंटू 7। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लें क्या बनता है। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी देता जा रहा हूँ कि ये फार्मूलाए कैसे वर्क करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए तीसरा फार्मूला है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ आ जाए के क्यूब, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 और इस सारे का स्क्वायर। और फिजिकली हम इसको कहते हैं कि बेसिकली ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी अगर आपने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब को ऐड करना हो तो ये फार्मूला यूज करें। ठीक है, अब इन सारे फार्मूलाए का एक और भी सर ये यूज 3 है। के ऊपर ठीक है स्क्वायर है। जी, स्क्वायर है वो, ये सारे स्क्वायर है। नहीं, ये तो क्यूब है, ये सारे क्यूब है, ऊपर स्क्वायर है, ये सारा स्क्वायर के लिए, ये क्यूब के लिए। जी सर। ठीक है, चलिए इसका एक और यूज है। वो यूज ये है कि सम टाइम वो आपको एक क्वेश्चन देता है, कहता है कि जी फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज whose जनरल टर्म इज। वो आपको कोई भी जनरल टर्म दे सकता है, जैसे ये है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। ठीक है जी, अब आपने इसकी n टर्म्स का सम डायरेक्टली कैसे कंप्यूट करना है, सिंपल तरीका है, n स्क्वायर की जगह वो स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर दें, यानी 3n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन ओवर 6। n की जगह वो n वाला फार्मूला पुट कर दें, यानी n इंटू एन प्लस वन ओवर 2। और वन को जब आप n टाइम ऐड करेंगे तो ये n बन जाएगा। अगर यहाँ वन की जगह 4 हो तो यहाँ 4n कर दें, 5 हो तो 5n कर दें, 3 हो तो 3n कर दें। तो समझ आइए बात की कि नहीं? अच्छा, सम टाइम वो ये कहता है जी कि आप इस सीरीज की टी टर्म्स का सम फाइंड करें जिसकी nth टर्म ये है। बताएं आप आंसर में क्या चेंज आएगी? क्यों जी? अगर वो कह दे कि सम ऑफ, हाँ जी, n की जगह t कर दें, n की यानी जगह यही जो आपने ऊपर लिखा है, अब सम ऑफ टी टर्म्स क्या हो जाएगा? n की जगह t कर दें, बस ये हो जाएगा 3t इंटू टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन ओवर 6 प्लस क्या आ जाएगा जी t इंटू टी प्लस वन ओवर 2 प्लस क्या आ जाएगा 4t। समझ आ रही है बात की? अच्छा, ये मैंने आपको जानबूझ के इसलिए करवाया है कि आपकी बुक में उसने इसको एक और एंगल से भी पूछा हुआ है।
ना तो उसने n टर्म्स कहा है, ना उसने t टर्म्स कहा है, बल्कि उसने कहा है जी कि 2n टर्म्स का सम फाइंड, यानी यही सीरीज देकर उसने पूछा है कि फाइंड करें इसका सम अप टू 2n टर्म्स। तो क्या करेंगे? देखिए यही फार्मूला है, लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखना है? आपने हर n की जगह अब क्या लिखते जाना है? 2n। 2n। ठीक है, देखें 3 इंटू क्या आ जाएगा? 2n इंटू n प्लस वन की जगह 2n+1, 2n+1 की जगह क्या हो जाएगा? 4n+1 ओवर 6। ठीक है जी, प्लस इस n की जगह क्या आ जाएगा? 2n, इस n की जगह क्या आ जाएगा? 2n+1 ओवर 2। अब ये n है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2n। ठीक है, तो वो इस 2n को किसी भी नंबर से चेंज कर सकता है, n कह दे, t कह दे, 2n कह दे, जो भी कह दे वो नंबर यहाँ पुट करें और उसका सम फाइंड करें। इज दैट क्लियर जी? लेकिन उसके लिए जी आपको सर। ये फार्मूलाए जो हैं ये सारे याद होने चाहिए। ये जो बेसिक फार्मूलाए हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये फार्मूलाए आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर्स 5 और 6 का टेस्ट अब आप लोगों ने कर लेना है जी। ठीक है जी, ये टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे तो क्या ख्याल है जी, कुछ गिनती पढ़ लेते हैं आज थोड़ी सी, जिनको हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये वैसे तो फैक्टोरियल। क्या कह रहे हैं जी? सर आपने क्या गिनती पढ़ लेते हैं, मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल। नहीं नहीं, फैक्टोरियल गिनती नहीं है, गिनती उसके अलावा भी है। ठीक है जी, उसके अलावा भी गिनती बड़ी है। शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए जी, गिनती के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम कहते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रिंसिपल सिखाऊंगा। थोड़ी बहुत गिनती के क्वेश्चन जो है वो पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये, बल्कि ये पहला की पॉइंट है। ये एक लाइन है, ठीक है जी, इसमें 100 पीपल हैं, 100 लोग खड़े हैं। यहाँ पे मिस्टर असलम खड़ा है, ठीक है जी, और उसकी इस लाइन में पोजीशन है 19। ठीक है जी, यहाँ उसका एक दोस्त जो है बाबर खड़ा है, और उसकी पोजीशन जो है वो है 76 पोजीशन। ठीक है जी, पहले तो देखें, पहला क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि आर हाउ मेनी पीपल बिटवीन असलम एंड बाबर। असलम और बाबर के दरमियान कितने लोग खड़े जी? 57। माइनस कर देंगे। 56। अब ये बड़ा, वैसे देखने में तो देखे ना बड़ा आसान सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपने किया है बेसिकली 76 - 19। ठीक है, तो ये गलत आंसर है। अगर किसी ने इसको 76 में से 19 को माइनस किया है तो ये गलत आंसर है। सुन लें, जब भी वो कहे कि दो नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर आते हैं या कितने लोग आते हैं, तो इसका फार्मूला है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें, जो आंसर आ जाए उसमें से एक नंबर और लेस कर दें। तो एक्चुअली आपका आंसर यहाँ पे आएगा 56। ठीक है जी? नहीं, एक एक पहले ही कर दिया आपने माइनस, ये जब माइनस किया तो एक पहले ही माइनस हो गया, यही तो बता रहा हूँ, दो नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब अगर वो कहे कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम असलम टू बाबर, कि असलम से लेकर बाबर तक कितने लोग हैं। ठीक है जी, टेक्निकलिटी आपने नोट की है। बिटवीन का मतलब था कि ना असलम को काउंट करना ना बाबर को। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम असलम टू बाबर, इसका मतलब है असलम को भी काउंट करें, नाम बाबर शामिल को भी होगा। काउंट करें, इनके दरमियान में जो लोग हैं वो भी शामिल करें। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आ जाए कि फ्रॉम वो कहे, तो फिर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट और फिर +1 करना। अब आंसर आपका आएगा 58। क्यों जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है जी? अच्छा,
अगर वो कह दे कि असलम से लेकर बाबर से पहले तक कितने लोग हैं, बिफोर बाबर, ठीक है, फ्रॉम असलम टू बिफोर बाबर, बाबर से पहले तक कितने लोग हैं, यानी अब सिर्फ बाबर को शामिल नहीं करना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर आप सिंपली माइनस करेंगे, कोई -1 या +1 नहीं करेंगे। अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 57 आएगा। यानी बाबर से पहले पहले, असलम से शुरू करना है, बाबर से पहले पहले कितने लोग हैं। एक अगर एक नंबर को, एक एंड को हमने इंक्लूड ना करना हो, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ माइनस करते हैं, फिर +1 या -1 नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक सादा सा काउंटिंग प्रिंसिपल याद रखिए, याद रहेगा जी काउंटिंग प्रिंसिपल। यस यस ये सर। पहली, ये फर्स्ट टाइप है काउंटिंग प्रिंसिपल्स की, सर ठीक है अगर जी। आफ्टर असलम टू बाबर आ जाए तो भी हम जिस आखिरी वाले करेंगे ना फिर भी, हाँ जी, तभी बिल्कुल हम ऐसे एक ही है। बंदे को निकाल रहे हैं। हाँ, वो आप एक इसको एज अ रूल याद रखें, ये क्वेश्चन ठीक बंदे है, वाला जरूरी नहीं है क्या आना, ठीक है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बंदे वाला ही आना, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं जी, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये है कि वो कहता है कि अगर आप एक काम है, जॉब ए कैन बी कंप्लीटेड, कि आप एक जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं इन पी नंबर ऑफ वेज, एंड एक और जॉब है, जॉब बी, दैट कैन बी कंप्लीटेड इन क्यू नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब ए एंड जॉब बी, ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब ए और जॉब बी, ठीक है। बज़ाहिर देखने में तो ये एक जैसी चीजें लग रही हैं, लेकिन एंड का मतलब कुछ और है, और का मतलब कुछ और है। एंड का अगर मतलब दो मल्टीप्लाई। जॉब्स के दरमियान एंड आ जाए, ठीक है, एंड का मतलब ये होता है कि ये जॉब्स एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। जरूरी नहीं कि हर दफा एंड आए, आपने याद रखना है कि अगर जॉब्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी या क्वेश्चन में एंड का वर्ड आएगा, तो आपने इनका टोटल जो है वो कैसे कंप्यूट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। और अगर और का वर्ड आ गया, या आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चले कि एक जॉब दूसरी जॉब से इंडिपेंडेंट है, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपने इनके नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, लेट्स से ये कि ये एक बिग रूम है या हॉल है, ठीक है। इस रूम में एंटर होने के 2 डोर्स हैं, डोर 1 डोर 2, ठीक है। फिर इस हॉल से बाहर जाने के 3 वेज हैं, ए बी सी। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर देन लीव द रूम, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर तो कोई एंड की स्टेटमेंट ही नहीं है, लेकिन देखें, लीव जाहिर है वो करेगा जो एंटर होगा, तो लीव होना एंटर होने पे डिपेंडेंट। क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ टोटल जो आपका आंसर आएगा कि 2 एंट्रेंस के वेज हैं, 3 एग्जिट के हैं, तो 3 इंटू 2 6 वेज हैं उसके पास, कि वो एक पर्सन जो है वो इस रूम में एंटर होके इसको लीव कर सके, यानी बाहर जा सके। समझ आई बात की कि नहीं सर? सर रिपीट करना। तो ये केस कौन सा केस बनता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। हाँ जी, ये डिपेंडेंट है। अब आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देखें कैसे। वो डोर 1 से एंटर हो तो उसके पास बाहर जाने के ये 3 वेज हैं, ठीक है। अगर डोर 2 से एंटर हो तो उसके पास बाहर जाने के ये 3 वेज हैं, तो टोटल काउंट कर लें कि कितने वेज हैं उसके पास बाहर जाने के, 6 वेज बन गए ना, ठीक है। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्वेश्चन में
डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और है तो ऐड कर देंगे, एंड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तौर पे याद रखना है, ठीक है। जिसके बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हम आगे चल के स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये आपके जो चैप्टर 7 है वो सारा इसी तरह का ही होगा। सर एक इंडिपेंडेंट की भी एग्जांपल दे दें। इंडिपेंडेंट का सच है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कहीं और आ जाए तो वहां पे वो क्वेश्चन आ जाता है। मेरे पास तो पर्टिकुलर कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन जो है, थैंक यू सर। बहुत कम है इंडिपेंडेंट के ना, और के साथ जहाँ पे आए। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो हैंडआउट पड़ा है तो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर लूंगा, नहीं तो फिर लेट मी चेक। काउंटिंग प्रिंसिपल, नहीं वो हैंडआउट नहीं है मेरे पास। चले नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा वो हैंडआउट में रखूंगा यहाँ पे, तो आपसे डिस्कस कर लूंगा, बता दूंगा कि और कैसे आता है, लेकिन और यूजुअली बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा एक और चीज यूज होनी है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल याद रखें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का लिया जा सकता है, यानी नेचुरल नंबर का लिया जा सकता है इंक्लूडिंग जीरो। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को इस तरह लिखते हैं एन फैक्टोरियल, या यूं लिखते हैं एन फैक्टोरियल। इसकी डेफिनेशन ये होती है एन फैक्टोरियल की कि पहले आप ये नंबर लिखेंगे, फिर इसमें से एक नंबर कम करेंगे, फिर एक नंबर और कम कर दें, और ऐसा तब तक करते जाएं जब तक आपके पास 1 आ जाए, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 4 फैक्टोरियल है तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 आ गया, स्टॉप करें, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई, ठीक है। कुछ ऑथर कहते हैं जी आप यूं भी तो कर सकते हैं कि आप 1 से शुरू करें और 6 तक, यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वहां तक सारे नेचुरल नंबर लिख लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल आ जाएगा। वो भी ठीक कहते हैं जी कि 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका फैक्टोरियल होता है, ठीक है जी। समझ आ रही है बात? चलें जी, अब आपने कुछ, जी बिल्कुल, 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 होता है, 1 फैक्टोरियल जो है ये भी 1 होता है, ठीक है जी। 2 फैक्टोरियल जो है ये 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। सब्र करें, बताता हूँ, मुझे पता है आपने ये पूछना है, लेकिन अभी पहले चीजें समझ लें फिर आपको समझ आएगी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, ठीक है, ठीक है। चलो 5 फैक्टोरियल 120 हो गया जी। चलें 6 फैक्टोरियल क्या होता है जी? 720। 7 फैक्टोरियल याद रखें ये होता है 5040। 8 फैक्टोरियल होता है 40320, ठीक है जी। 9 फैक्टोरियल मुझे भूल गया क्या होता है, मसले की बात ही कोई नहीं है। आप किसी नंबर के फैक्टोरियल को जहां चाहे ब्रेक लगा सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 9.8 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा सकते हैं। अगर 8 फैक्टोरियल नहीं याद तो मैं लिखूंगा 9.8.7 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें, जो आपको याद है वहां ब्रेक लगा दें। अब 9 इंटू 8 कितना होता है जी? 72। 7 फैक्टोरियल 5040, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 9 फैक्टोरियल आ जाए। क्यों जी, समझ आ गई बात की नहीं? Yes, sir. 362880। ठीक है, जो भी है, मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दे दी कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको भूल जाए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिकली एक की पॉइंट मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल जो है उसको फैक्टोरियल आप 1 कैसे होगा? क्या कह रहे हैं जी? 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होगा? आप अभी कहाँ थे थोड़ी देर पहले? आप क्लास में ही हैं?
अभी एक जेंटलमैन ने ये क्वेश्चन पूछा है जी, तो मैंने उनको कहा है कि थोड़ा सा सब्र करें, हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है जी। क्योंकि अभी आपको फैक्टोरियल की सारी चीजें नहीं पता, फिर आप पूछेंगे जी ये कैसे हो गया, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है जी। चलो अभी पहले इस चीज को समझ लें जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं असल में आपको बता ये रहा हूँ कि आप फैक्टोरियल को जहां चाहे ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। इस ब्रेक लगाने से होगा क्या, ये डिस्कस करते हैं। होगा ये कि पहला की पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे कहे, क्वेश्चन ही कर लेते हैं बल्कि, कि 3 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल ऐड करें, तो इसका आंसर हरगिज हरगिज 5 फैक्टोरियल नहीं होगा। फैक्टोरियल में आप फैक्टोरियल को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल को ऐड नहीं कर सकते। फिर करना क्या है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखें 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखें 2, इनकी वैल्यूज को ऐड करें, दिस इज राइट, ठीक है जी। सिमिलरली अगर वो आपसे कहे कि 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल, तो दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। फैक्टोरियल जो है ये फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। फिर क्या करें जी, इनकी वैल्यूज लिखें। 3 फैक्टोरियल क्या होता है जी, 6, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। सिमिलरली आप माइनस भी नहीं कर सकते, सिमिलरली आप फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से डिवाइड भी नहीं कर सकते। देखिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, क्या कहते हैं आप, इज इट राइट? रॉन्ग नो सर। सर। ये भी गलत है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप 8 फैक्टोरियल लिखें तो वो 40320 बनता है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें 4 फैक्टोरियल यानी 24 से, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। अब इसका सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका ये है कि ये जो आपके पास 8 फैक्टोरियल है, ठीक है जी, इसको आप ब्रेक कर लें। कहां तक ब्रेक करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, इसको 4 फैक्टोरियल पे ब्रेक करेंगे। आप यूं लिखेंगे 8.7.6.5.4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो फिर ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करने, इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। 7 8 आर 56 और 6 5 आर 30, तो कंपैरेटिवली क्विकली आप इसका आंसर जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई बात की जी। चलें जी, अब आप बड़े परेशान हो रहे हैं जी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने n फैक्टोरियल को डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है जी बताएं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू क्या लिखा था जी, बोलते जाए, n माइनस 3 अप टू, -3 and -4। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये सारे ना लिखूं और मैं इसे n माइनस 1 पे ब्रेक लगा दूं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस सर। यस ठीक है जी, कर सकते हैं ना। चलो अगर ऐसा कर सकते हैं तो देखिए, मैं अब इसको लिख रहा हूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, तो ये किसके इक्वल हो जाए, बोले, n माइनस यस 1 सर। इस पे एग्री करते हैं, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। अब n की जगह 1 पुट कर दें, ये आ गया जी 1 फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है, तो हो गया प्रूफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यस सर हो गया। चलो ठीक है जी, तो ये हम वैसे यूजुअली कहते हैं कि दिस इज बाय डेफिनेशन, कि 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर वैल्यू प्लग इन करने से इसकी वैल्यू 0 फैक्टोरियल की 1 आती है, ठीक है। तो ये हम इसका ये वाला पोर्शन यूज करते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्टाइल है क्वेश्चंस का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टाइल है, और कहीं क्वेश्चन आए ना आए, जीकी वाले को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है। वो कहता है जी कि इसको सिंप्लीफाई करें, k फैक्टोरियल ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल
प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल, और उसने सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर लिखे होते हैं और उनमें से पूछता है कि ये क्या है। मैं आपको इसका सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपने देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। उस बड़े नंबर को आपने छोटे नंबर के फैक्टोरियल में ब्रेक कर देना। देखिए k और k माइनस 1 में से बड़ा नंबर कौन सा है? k। इसको ब्रेक कर देना। इसको, हाँ, इसको हम लिखेंगे k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस इन दोनों में से k प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसे लिखेंगे k प्लस 1, एक लेस करेंगे तो k फैक्टोरियल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी k फैक्टोरियल है। ठीक है जी। अब ये k माइनस 1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, k फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी आपका आंसर आ गया 2k प्लस 1। नहीं समझ आई बात? कि इसी प्रिंसिपल को अक्सर ये, और मैंने कम ही देखा है क्वेश्चन, लेकिन जीके के पेपर में ये हर साल इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है जी। चलें जी, आज का आखिरी क्वेश्चन, वो आपसे कह सकता है कि फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ कोई नंबर दे दे आपको, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, ये हमेशा सीरियल में देगा नंबर आपको। ठीक है जी, ये याद रखिए, नंबर हमेशा सीरियल में देगा और कहेगा कि इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखें। आपने करना क्या है, आपने मार्क करना है कि सीरियल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। न्यूमरेटर में आपने सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिख देना है, डिनोमिनेटर में सबसे छोटे नंबर से एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल लिख देना। ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन गई। ठीक है जी। चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12.11.10? ये आपकी बुक का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी? 12 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। ओवर क्या आ जाएगा? ओवर 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज जी। बाकी इंशाल्लाह अगली किस्त में चैप्टर 7 मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। 5 + 6 का टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।